हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने ड्राइव किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए स्पीड रेंज फ्रॉम सी टू सी प्लस डी सी। और वो रिलेशन क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्पीड रेंज फ्रॉम सी टू सी प्लस डी सी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2 पाई के टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस ऑफ mc स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी 4 पाई c स्क्वायर डी सी। ओके, यहाँ पे t क्या था कि जो हमें गैस दी गई है उसका टेम्परेचर क्या है, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस है, और यहाँ पे 4 पाई c स्क्वायर उस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करा है जो लाई करती है c टू c प्लस डी सी स्फीयर के अंदर। ओके, अब हम प्लॉट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, यानी प्लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। ओके, अब इस इक्वेशन से अगर हम एक शार्प वैल्यू लेते हैं स्पीड की, सपोज कर लिया किसी एक पर्टिकुलर स्पीड c पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या आ जाएगी, pc इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 2 पाई के टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस ऑफ m c स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी 4 पाई c स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं m और t की वैल्यू कांस्टेंट कर दूं, यानी क्या रखा है, m एंड t आर कांस्टेंट, यानी इनकी वैल्यू मैंने फिक्स करी है, कांस्टेंट कर रखी है। अब यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स, ये फैक्टर है और ये फैक्टर है, यहाँ पे c को छोड़ के सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम c को वेरी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल वो क्या करेगी, वेरी करेगी। अब इस इक्वेशन में दो ऐसी टर्म है जो स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म है और एक c स्क्वायर टर्म है। ओके, जब हम क्या है प्लॉट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, ओके, इस साइड है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c और यहाँ पे है स्पीड। ओके, c की स्मॉल वैल्यूज के ऊपर, तो हमारा क्या करेगा, c स्क्वायर वाला फैक्टर क्या करेगा, डोमिनेंट करेगा और क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम c की वैल्यू इंक्रीज करेंगे उस टाइम पे c स्क्वायर डोमिनेंट रहेगा एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये वाली वैल्यू क्या करेगी, हमारी इंक्रीज करेगी। ओके, अब जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डोमिनेंट करना स्टार्ट कर देगा और c स्क्वायर वाला फंक्शन क्या है, कम डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि अगर c स्क्वायर वाली टर्म अगर इंक्रीज करेगी तो एक पर्टिकुलर इन्फिनिटी, c जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, और ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि c की जब लो वैल्यू होती है तो वहां पे c स्क्वायर वाली टर्म डोमिनेट करेगी एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल वाले टर्म के, और जैसे जैसे हम c की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो जो डोमिनेंट नेचर है c स्क्वायर का वो कम हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल टर्म क्या करेगी, वो मोर डोमिनेंट हो जाएगी एज कंपेयर टू c स्क्वायर के। ओके, तो जब एक्सपोनेंशियल वाली टर्म हाई वैल्यूज पे c की डोमिनेंट करेगी तो यहाँ पे ये क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग नेचर शो करेगा, तो हमारी हायर वैल्यू पे क्या करेगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाएगा। तो ये रहेगा हमारा प्लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एंड स्पीड के बीच में प्लॉट। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, c की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या है, मैक्सिमम, और ये क्या था हमारा cp, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एक बार गेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी हमें कैलकुलेट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को। ओके, तो अब हम यही करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 2 पाई के टी की पावर 3/2 e पर माइनस ऑफ m c स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी 4 पाई c स्क्वायर। ओके, और हमें पता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उसकी वैल्यू क्या थी, रूट ऑफ 2 के बी टी बाय
स्मॉल m। यहाँ पे स्मॉल m क्या था, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। ओके, अब जब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, Pc इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 2 पाई kT की पावर 3/2 e की पावर माइनस ऑफ mc स्क्वायर डिवाइड बाई 2 kT। सॉरी, यहाँ पे c स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cp का स्क्वायर करेंगे तो 2 kBT ओके, और डिवाइड बाय m। ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई c स्क्वायर, फिर से c स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 2 kT बाई m। ओके, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, Pc इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 2 पाई kT की पावर 3/2। यहाँ से m कैंसिल, नेगेटिव साइन है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे kT रह गया, kT से kT कैंसिल, तो कितना आ जाएगा e की पावर -1। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई डिवाइड बाई 2 kT बाई m। ओके, यहाँ पे ये वाला फैक्टर अगर मैं इस टर्म को ऐसे लेके चलूँ 2 पाई kT डिवाइड बाई m, यहाँ पे एक वैल्यू है और यहाँ पे है m डिवाइड बाई 2 पाई kT की पावर 3/2। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हमें जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 यानी 3/2 माइनस 1 पावर, तो कितना आ जाएगा ये 1/2, तो कितना आ जाएगा हमारा m डिवाइड बाई 2 पाई kT की पावर 1/2 e की पावर -1 Pc। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू दिस रिलेशन। ओके, तो आपको ये रिलेशन याद भी होना चाहिए, और कई बार इससे ऑप्शन में भी आ जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, इसका इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम करेंगे ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल वर्सेस सी एट डिफरेंट टेम्परेचर। यानी अब हमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट नहीं दिया गया है, वो क्या है, वेरी कर रहा है। यानी अगर हमें 2 डिफरेंट टेम्परेचर दे दिया जाए तो हमारे स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो हम देखेंगे। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, Pc वो एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4 e की पावर -1 m डिवाइड बाई 2 पाई kT की पावर 1/2। ओके, और हमें पता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसकी वैल्यू कितनी है √2 kT बाई m। ओके, यानी अगर इस रिलेशन से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास and root of mass and inversely proportional to root of temperature। ठीक है, और most probable speed directly proportional to root of temperature and inversely proportional to 1/√of mass। ओके, अब जब हम इसको प्लॉट करते हैं at different temperature at डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, तो सपोज कर लिया T1 और T1 एंड T2 आर 2 डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ गैस एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे ओके, यहाँ पे सपोज कर लिए यहाँ पे क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल और यहाँ पे क्या है स्पीड। ठीक है, अब हम प्लॉट कर रहे हैं T2 टेम्परेचर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ टेम्परेचर के, यानी जिसका टेम्परेचर कम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या रहेगी, ज्यादा। यानी टेम्परेचर अगर कम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज लेस। ओके, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और ऐसे ही अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। ओके,
यहाँ पे क्या आएगा, अब जब हम, क्योंकि अब टेम्परेचर है तो यहाँ पे जो ग्राफ का नेचर है वो लगभग सेम रहेगा, बट उनकी वैल्यूज क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है, जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो नेचर ऑफ ग्राफ इज रिमेन सेम। ओके, ये है, सपोज कर लिया ये है टेम्परेचर T2 के लिए। ओके, अब हमें पता है कि जब टेम्परेचर की वैल्यू कम है तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ओके, और जब टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। ओके, तो जब टेम्परेचर की वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस रहेगी। और यहाँ पे जब टेम्परेचर की वैल्यू कम है तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। और जब टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ओके, तो हमारा नेचर कैसे आ जाएगा, ओके, यहाँ पे ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर टेम्परेचर T2, क्योंकि अब टेम्परेचर की वैल्यू T2 की वैल्यू क्या है, कम है, तो Cp की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। और क्योंकि टेम्परेचर T1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो Cp इसको T2 लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं Cp T1, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और ऐसे ही हमारी जो टेम्परेचर की वैल्यू T2 की वैल्यू क्या है, कम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और क्योंकि टेम्परेचर T1 की वैल्यू क्या है, लार्ज है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये मान लेते हैं PCP T2 और ये क्या है, PCP T1। ओके, तो इस डिस्कशन से हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके, ऐसे ही अगर हम प्लॉट करते हैं एट डिफरेंट मास एंड टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर को क्या रख रखा है, कांस्टेंट रख रखा है, और मास को क्या कर रखा है, वेरी कर रखा है। मतलब हम लोगों ने अब की बार क्या है, एक गैस नहीं ली, अब की बार हम लोगों ने दो अलग अलग गैसें ली हैं। अगर हम लोग मास चेंज कर दे, यानी गैसेस को अलग अलग कर दे, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल उसमें कैसा वेरिएशन आएगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है वो कैसा दिखेगा, हम लोगों को ये चेक करना है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ग्राफिकली भी आ जाते हैं कि कौन सा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है अगर हम मास को चेंज कर दे, या फिर कौन सा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगी। ओके, अब हम इसको करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the particle at most probable speed is directly proportional to root of mass, and most probable speed is inversely proportional to root of mass। ये यहाँ पे मास आएगा। ओके, अगर हम मास को क्या कर दे, इंक्रीज करते हैं। ओके, अगर मास को क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम यानी मास को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मास के साथ इंक्रीज करती है अगर हम मास इंक्रीज करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं। तो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सपोज कर लिया दो मासेस हैं M1 एंड M2। ओके, और जो M1 है वो ग्रेटर है M2 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक फिक्स वैल्यू ले रहे हैं मासेस की, तो हमारे ग्राफ का नेचर सेम रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने टेम्परेचर के अंदर भी देखा। तो यहाँ पे सपोज कर लिया मैं प्लॉट कर रही हूँ M1 के लिए। ओके, ये मैंने M1 के लिए प्लॉट किया है। ठीक है, यहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ C, और ये क्या है हमारा स्पीड।
यहाँ पे अब मैं प्लॉट कर रही हूँ मास m2 को, क्योंकि मास m2 वो कम है मास m1 से। तो अगर हम मास को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल लेस हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर मास m1। ओके, क्योंकि हमारा मास m2 लेस है m1 से, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमारा इसका नेचर ऐसे आएगा, और ये है किसके लिए, मास m2 के लिए। ओके, ये क्या हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर मास m2। ओके, तो ये दोनों हम दोनों ग्राफ से देख रहे हैं कि इन दोनों का, यानी अगर हम टेम्परेचर डिफरेंट करते हैं और मास डिफरेंट करते हैं तो इन दोनों का जो ग्राफिकल बिहेवियर है वो क्या है, एकदम अपोजिट है। ओके, आप लोगों को ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इसको आपको रटना नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूले से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और इसको इजीली प्लॉट भी कर सकते हो। एक बार गेट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर वन डायमेंशनल स्पेस। ओके, अभी हम लोगों ने जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाली है वो हम लोगों ने 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए निकाली है, और हमें पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर वन डायमेंशनल स्पेस। तो इसके लिए आप लोगों को n डायमेंशनल स्पेस का जनरलाइज्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये आपको याद रखना है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर n डायमेंशनल स्पेस is equal to root of n minus 1 RT divided by m। ओके, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड फॉर n डायमेंशनल स्पेस इज इक्वल टू n RT बाय m। यहाँ पे जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है n डायमेंशनल स्पेस को। अगर हम इससे कैलकुलेट करें फॉर वन डायमेंशनल स्पेस, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, हमारी 1 है। तो हम कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर वन डायमेंशनल स्पेस इज n माइनस 1 0, रूट ऑफ 0 इज 0। ओके, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड फॉर वन डायमेंशनल स्पेस इज इक्वल टू CRMS फॉर वन डायमेंशनल स्पेस इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा रूट ऑफ RT बाय m। ओके, अगर हमें दे दिया जाए टू डायमेंशनल स्पेस, तो अगर यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर टू डायमेंशनल स्पेस इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ RT बाय m, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड फॉर टू डायमेंशनल स्पेस कितनी आ जाएगी हमारी, रूट ऑफ 2RT बाय m। ओके, और फॉर 3 डायमेंशनल स्पेस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 2RT बाय m, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, CRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT बाय m। और यही हम लोगों ने 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए कैलकुलेट भी की थी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि विच रिलेशन इज करेक्ट, वहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड के एक्सप्रेशन दिए गए थे, और हमें बताना था कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। हमें पूछा गया था कि इन तीनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना था। तो हमें पता है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है फॉर 3 डायमेंशनल स्पेस वो कितनी होती है हमारी, 2RT बाय m। ओके, और एवरेज स्पीड कितनी होती है हमारी, रूट ऑफ 8RT बाय पाई m, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितनी होती है हमारी, रूट ऑफ 3RT बाय m। ओके, जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो तीनों में RT बाई m फैक्टर क्या है, कॉमन है, और हमें पता है कि √2 की वैल्यू सबसे कम होती है, और हमारी √2
3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू √8π/m। तो हम कह सकते हैं कि CRMS इज ग्रेटर देन C एवरेज इज ग्रेटर देन CP। ओके, तो ये हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था और ये रिलेशन हर डायमेंशन में सेम रहेगा। 1 डायमेंशन में अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी यही वैल्यूज रहेंगी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमेशा ग्रेटर रहेगा एवरेज स्पीड से और ये हमेशा ग्रेटर रहेगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से। अगर आप लोगों को ग्राफिकली भी दे दिया जाए कि ग्राफिकली आप बताइए कि कौन से पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करे, मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया गया है ऐसे, ओके, ये है पॉइंट 1, ओके, ये है पॉइंट 2, ओके, ये है पॉइंट 3। यहाँ पे हमें अगर ये पूछ लिया जाए कि पॉइंट 3 कौन सी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें पता है कि सबसे ज्यादा कौन सी होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो पॉइंट 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड को, पॉइंट 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज स्पीड को और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन से पॉइंट पे है 1 पे। ओके, आपको कैसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कंप्लीट हो चुका है, बट अभी हमारे पास सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का सिर्फ एक टॉपिक रहता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से CSI नेट और गेट के अंदर पूछे गए थे। और उसके बाद हमारी थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगी और हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, तो अगर मेरी वीडियोज आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ आप इनको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।